नमस्कार दोस्तों, एसआर ग्रुप पैशन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, अपने रीट मेन एग्ज़ाम 2022-23 से में जो आपका सिलेबस दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग टॉपिक जारी हैं। और लास्ट टाइम में आपने देखा था अधात्विक और धात्विक जो खनिज हैं राजस्थान के, उनके बारे में अच्छे से जानकारी। वीडियो अगर नहीं देखा है तो देख लेना मित्रों। और आज देखने वाले मित्रों, नेक्स्ट टॉपिक आपके दे रखा है सिलेबस में राजस्थान के ऊर्जा संसाधन, उसमें गैर परंपरागत और जो भी परंपरागत संसाधन हैं उनके बारे में अच्छे से जानेंगे। वीडियो को लाइक करें मित्रों, अपने मित्रों के साथ में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। तो देखिए मित्रों, आज का खास टॉपिक राजस्थान के ऊर्जा संसाधन। ये टॉपिक है आपका राजस्थान में ऊर्जा संसाधन कौन कौन से हैं। ऊर्जा संसाधन आधुनिक दुनिया में उपयोग किए जाने वाले सभी प्रकार के ईंधन हैं, या तो हीटिंग के लिए, विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए, या ऊर्जा रूपांतरण प्रक्रियाओं के अन्य रूपों के लिए। ऊर्जा संसाधनों को मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक अक्षय, जीवाश्म और परमाणु। अक्षय का मतलब होता है मित्रों, आप उस ऊर्जा को कितनी भी खर्च करें लेकिन वो ज्यों की त्यों ही बनी रहती है, यानी उसमें कमी देखने को नहीं मिलती है, उसको बोलते हैं अक्षय। और जीवाश्म का मतलब होता है, जैसे लाखों वर्षों पूर्व की बात की जाए मित्रों, तो भूमि में या पृथ्वी पर काफ़ी उथल पुथल देखने को मिली थी ब्रह्मांड में। और पृथ्वी में उस समय क्या हुआ था, जो भी पेड़ पौधे थे या जीव जंतु थे वो भूमि के अंदर दब गए थे, और दबने के फलस्वरूप लाखों वर्षों पश्चात ये जो भी जीव जंतु और पेड़ पौधे भूमि के अंदर दबे थे वो जीवाश्म के रूप में अब निकल रहे हैं। चाहे तो आप कोयले की बात करें या पेट्रोलियम उत्पादों की बात करें, तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, जीवाश्म बोलते हैं। और परमाणु की बात करें तो मित्रों, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, छोटे से छोटा कण है जिसको और अधिक मात्रा में विभाजित नहीं किया जा सकता है, यानी टुकड़ों में उसको तोड़ा नहीं जा सकता है, उसको क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। तो मोटे तौर पर इन तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, एक तो अक्षय, एक जीवाश्म और एक परमाणु। अब देखिए आगे, ये आपके हैं परंपरागत ऊर्जा के स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। इनमें अंतर देखते हैं पहले, क्या अंतर है दोनों में। परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों को देखिए, जिन स्रोतों का उपयोग मनुष्य अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लंबे समय से करता चला आ रहा है उनको बोलते हैं परंपरागत, यानी पुराने समय से लगातार करते आ रहा है प्रयोग या उपयोग। और गैर परंपरागत की बात करें तो जिन स्रोतों का उपयोग मनुष्य अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकल्प के रूप में काम में लेने लगा है या करने लगा है, तो उनको बोलते हैं गैर परंपरागत, विकल्प के तौर पर। और परंपरागत में देखिए, इन स्रोतों का भंडार सीमित है मित्रों, जो भी पुराने हैं इनका भंडार क्या है, सीमित है, तथा ये अनवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। ये भी ध्यान में रखेंगे, इनको नए रूप में प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। जो भी हैं जैसे कोयला है या पेट्रोल है, डीजल है आपका, तो इनके भंडार सीमित हैं मित्रों, इनको बोलते हैं परंपरागत। और अनवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत इन्हीं को बोला जाता है। गैर परंपरागत की बात करें तो इन स्रोतों का भंडार मित्रों सीमित नहीं है, इनका भंडार सीमित नहीं है, और ये नवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, यानी आप कितना भी खर्च करें इनमें किसी प्रकार की कमी आपको देखने को नहीं मिलती है। तो ये आपके गैर परंपरागत हैं। परंपरागत में फिर देखिए, इन ऊर्जा स्रोतों के उपयोग से प्रदूषण होता है, चाहे आप कोयले का उपयोग करें, पेट्रोल या डीजल का उपयोग करें, तो इनसे क्या देखने को मिलता है, प्रदूषण देखने को मिलता है। वहीं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के उपयोग से प्रदूषण नहीं मिलता है, नहीं फैलता है, सॉरी।
और उदाहरणों की बात की जाए तो देखिए, परंपरागत में आपके कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण हैं। तो ध्यान में रखेंगे, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये क्या हैं? परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं। और गैर परंपरागत की बात की जाए तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा, ये सभी गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के उदाहरण हैं। ये एक रेखा चित्र बनाया गया है, देख सकते हैं आप। ऊर्जा स्रोत दो प्रकार के हैं, सामान्य स्रोत या अनवीनीकरणीय स्रोत, और दूसरे आपके नवीनीकरणीय स्रोत। अनवीनीकरण की बात की जाए तो वे स्रोत जो किसी न किसी दिन समाप्त हो जाएंगे, किसी न किसी दिन समाप्त हो जाएंगे। अ का मतलब अनुपस्थित, यानी अब ये आप अगर उपयोग करते हैं तो ये एब्सेंट है, यानी समाप्त होने वाले हैं। नए रूप में इनको प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, काफ़ी समय लगता है, यानी लाखों वर्षों के बाद में ये बनते हैं मित्रों, इतना आसान नहीं है प्राप्त करना। इसलिए एक दिन ये समाप्त हो जाएंगे। जैसे आपके जीवाश्म ईंधन है, उदाहरण के तौर पर कोयला, पेट्रोलियम, अगर आप इनको खर्च अधिक मात्रा में करते हैं तो शीघ्रता के साथ में ये खत्म हो जाएंगे, आने वाली पीढ़ियों को देखने को नहीं मिलेंगे फिर। और नवीनीकरणीय स्रोत की बात की जाए तो ऊर्जा के वे स्रोत जिनका पुनर्जनन हो सकता है या लंबे समय तक समाप्त नहीं होते हैं, तो ये आपके नवीनीकरणीय स्रोत हैं। जैसे पवन ऊर्जा, कितना भी मित्रों इसको खर्च करें आप, ये खत्म होने वाले नहीं हैं। जल ऊर्जा है या सौर ऊर्जा है। तो ये दो ऊर्जा स्रोत के जो प्रकार हैं वो मान सकते हैं आप। राजस्थान में ऊर्जा संसाधन, तो देखिए कुछ डिटेल दे रखी है, इनको अच्छे से देखते हैं। एकीकरण के समय राजस्थान में स्थापित कुल विद्युत क्षमता जो है 13.27 मेगावाट थी, जो बढ़कर 2016 की बात करें तो 17,894 मेगावाट तक पहुंच गई थी। कुल विद्युत क्षमता, कैपेसिटी की बात करें विद्युत की, तो एकीकरण के समय राजस्थान का एकीकरण आपको पता होगा, और उस समय 13.27 मेगावाट थी, और 2016 में बढ़कर कितनी हो गई? 17,894 मेगावाट। 1 जुलाई 1957 को राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना की गई। तो ये जो भी फैक्ट्स हैं ध्यान में रखेंगे इनको। 1 जुलाई 1957 को राज्य राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना की गई, 1 जुलाई 1957 को। 2 जनवरी 2000 को राजस्थान विद्युत नियामक आयोग का गठन किया गया। तो ये भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, 19 जुलाई 2000 को राजस्थान विद्युत मंडल को 5 कंपनियों में विभाजित कर दिया गया। 19 जुलाई 2000 को राजस्थान जो विद्युत मंडल है उसको 5 कंपनियों में विभाजित कर दिया गया। ये कंपनियां देखिए कौन सी हैं 5। पहली दे रखी है मित्रों, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, यह आपकी जयपुर में है। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, नाम आपको ध्यान में रखने हैं। दूसरी है राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, तो ये भी जयपुर में है। और तीसरी है जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, ये जयपुर में है। 12 जिलों में विद्युत वितरण इसके द्वारा किया जाता है, 12 जिलों में जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा। और चौथी है आपकी अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, इसके द्वारा 11 जिलों में विद्युत वितरण का काम किया जाता है। और पांचवी है जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, ये 10 जिलों में विद्युत वितरण का कार्य करती है। तो ये 5 है मित्रों। और 19 जुलाई 2000 को ये विद्युत मंडल को 5 कंपनियों में विभाजित किया गया था, 19 जुलाई 2000 को, और ये नाम भी याद रखेंगे आप। आगे देखिए मित्रों, इसमें दे रखा है कि राजस्थान में विद्युत ऊर्जा उत्पादन का जो सही क्रम है वो है तापीय ऊर्जा, उसके बाद में पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, आणविक ऊर्जा और बायोमास ऊर्जा। तो ये क्रम है, इसको ध्यान में रखेंगे। राजस्थान में ऊर्जा संसाधन को हम 2 भागों में बांटते हैं। ये ऊपर आपने अंतर देख लिया था, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन और परंपरागत ऊर्जा संसाधन, 2 प्रकार या 2 भाग।
पहला देखते हैं मित्रों, विस्तार पूर्वक इनके बारे में जानते हैं। राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, और इसके बारे में जो भी डिटेल है अच्छे से उसको देखेंगे। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के दायरे में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोगैस, हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाएं, विद्युत ऊर्जा, समुद्री ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि जैसी नवीन प्रौद्योगिकियां आती हैं। और राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों से विद्युत ऊर्जा उत्पादन का जो सही क्रम है वो देखिए। पवन ऊर्जा, उसके बाद में सौर ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये जो क्रम है मित्रों गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों से विद्युत ऊर्जा उत्पादन का सही क्रम, तो इसको इसी रूप में आपको याद रखना है। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा और लास्ट में आपकी भूतापीय ऊर्जा। अक्षय ऊर्जा निगम राजस्थान, अक्षय ऊर्जा निगम राजस्थान देखिए, इसमें राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के विकास की शीर्ष राज्य स्तरीय संस्था है ये। और अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना रेडा, REDA यानी राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण 1985 और RSPCL यानी राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड 1985 को 95 को मिलाकर मार्च 2002 में राजस्थान नवीनीकरणीय ऊर्जा विकास निगम के रूप में की गई, जिसे अगस्त 2002 में अक्षय ऊर्जा निगम नाम दिया गया। तो ये याद रखेंगे, अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना रेडा यानी 1985 राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण, और इसके साथ में RSPCL, ये दोनों मिलकर के 2002 में राजस्थान नवीनीकरणीय ऊर्जा विकास निगम के रूप में जो किया गया, इनका स्थापना की गई। और अगस्त 2002 में अक्षय ऊर्जा निगम नाम इनको दिया गया। राजस्थान में पवन ऊर्जा पहली दे रखी है। राजस्थान में पवन ऊर्जा गैर परंपरागत है ये ऊर्जा संसाधन में। राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में सर्वाधिक विद्युत ऊर्जा उत्पादन पवन ऊर्जा से होता है। तो याद रखेंगे इसको, सर्वाधिक पवन ऊर्जा से 20.25%। पवन ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात के पश्चात चौथा स्थान है। पवन ऊर्जा से या पवन से जो ऊर्जा उत्पादन होती है मित्रों, उसका राजस्थान में या राजस्थान का पूरे भारत देश में चौथा स्थान है। और तीन इसके अलावा हैं तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात है। राजस्थान में पवन ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना जैसलमेर में है। कहाँ पर है? जैसलमेर में। इस कारण जैसलमेर को पंखों की नगरी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। 20.25% पूरे राजस्थान में अगर राजस्थान की बात की जाए तो यहाँ पर पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पादन किया जाता है। और भारत में चौथा स्थान है राजस्थान का पवन ऊर्जा से ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि में। और जैसलमेर को पंखों की नगरी। और देखिए इसमें राजस्थान में पवन ऊर्जा उत्पादन अक्षय ऊर्जा निगम के अधीन सुजलोन एनर्जी इंडिया, एयरकॉन एनर्जी इंडिया, वोस्टास एनर्जी इंडिया आदि कंपनियां करती हैं। अक्षय ऊर्जा निगम के रूप में पवन ऊर्जा उत्पादन करती हैं। तो ये कंपनियों के नाम हैं सुजलोन एनर्जी इंडिया, एयरकॉन एनर्जी इंडिया, वोस्टास एनर्जी इंडिया। दूसरा है आपका राजस्थान में सौर ऊर्जा, सोलर पावर इन राजस्थान। तो इसके बारे में देखिए, राजस्थान में सौर ऊर्जा का उत्पादन फोटोवोल्टिक सेल पद्धति यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव द्वारा किया जाता है। और प्रकाश विद्युत सेल बनाने में आपके जस्ता, जिंक का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रकाश विद्युत सेल बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जस्ता, जिसको जिंक बोला जाता है, जिंक का। राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन की विपुल संभावनाओं को देखते हुए अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा सीज की स्थापना की जा रही है। सीज फुल फॉर्म देखिए, इसका क्या मतलब होता है? सीज का मतलब होता है मित्रों सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन।
तो ये सौर ऊर्जा उत्पादन की विपुल संभावनाओं को देखते हुए अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा सीज की स्थापना की जा रही है। और सीज होता है ये सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन। सीज के अंतर्गत राजस्थान के 3 जिले सम्मिलित हैं, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, जिन्हें सौर ऊर्जा त्रिभुज की संख्या दी गई है। सीज के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? 3 जिले आते हैं मित्रों, बाड़मेर, जैसलमेर और आपके जोधपुर। और इनको क्या संख्या दी गई है? त्रिभुज की संख्या दी गई है, सौर ऊर्जा त्रिभुज की। राजस्थान में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावना वाला जिला जोधपुर है। सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावना वाला जिला सर्वाधिक तो जोधपुर। कारण सूर्य की लंबवत स्थिति, 1% न्यूनतम पथरीला या चट्टानी मरुस्थल होने के कारण, यानी सूर्य की लंबवत स्थिति है। और वनों की बात की जाए तो यहाँ पर बहुत ही कम है वन जोधपुर में, प्रतिशत न्यूनतम, और पथरीला चट्टानी मरुस्थल है। तो ये कारण है सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावना वाला जिला जोधपुर। वर्तमान में राजस्थान का सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है, 4.43%। पहला स्थान है सौर ऊर्जा उत्पादन में। राजस्थान में सौर ऊर्जा परियोजनाएं देखिए कौन कौन सी चलाई गई हैं, ये याद रखनी है मित्रों आपको। मथानिया सोलर पावर प्रोजेक्ट ये आपका जोधपुर में चलाया गया है और राजस्थान की पहली सौर ऊर्जा परियोजना है ये, मथानिया सोलर पावर प्रोजेक्ट जोधपुर। जर्मनी विश्व बैंक भारत सरकार द्वारा ये स्थापित है, जर्मनी विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा। याद रखेंगे इसको, इम्पोर्टेंट है मित्रों। मथानिया सोलर पावर प्रोजेक्ट पहली सौर ऊर्जा परियोजना है। नेक्स्ट देखिए गोरीरे सोलर पावर प्रोजेक्ट, यह आपका झुंझुनू में है। अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा इसको स्थापित किया गया है। अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा गोरीर सोलर पावर प्रोजेक्ट झुंझुनू में स्थापित किया गया है। इस प्रकार से आप लाइन बना सकते हैं, इसकी शॉर्ट में लिखा गया बिल्कुल, जिससे कम समय लगे। अगोरिया सोलर पावर प्रोजेक्ट ये आपका बाड़मेर में है। सन सोर्स इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है अहमदाबाद द्वारा इसको स्थापित किया गया है। सन सोर्स इंडिया लिमिटेड अहमदाबाद द्वारा स्थापित अगोरिया सोलर पावर प्रोजेक्ट बाड़मेर में। चौथा दे रखा है मोकला सोलर पावर प्रोजेक्ट, ये जैसलमेर में है आपका। मोकला एनरोन एनर्जी लिमिटेड यूएसए द्वारा स्थापित, एनरोन एनर्जी लिमिटेड यूएसए द्वारा स्थापित। पांचवा दे रखा है खींवसर सोलर पावर प्रोजेक्ट, ये नागौर में है, रिलायंस द्वारा इसको स्थापित किया गया है। खींवसर सोलर पावर प्रोजेक्ट नागौर। बहुत सारे हैं मित्रों ये सोलर पावर प्रोजेक्ट, याद रखेंगे सभी को। धुनिया सोलर पावर प्रोजेक्ट ये जोधपुर में आपका, और सोलर पावर लिमिटेड मुंबई द्वारा इसको स्थापित किया गया है। नांदिया सोलर पावर प्रोजेक्ट जोधपुर में है, नांदिया सोलर पावर प्रोजेक्ट रिलायंस द्वारा इसको स्थापित किया गया है। बीरूखेड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट ये बीकानेर में है मित्रों आपका, बीरूखेड़ा। और नोवा धूड़सर सोलर पावर प्रोजेक्ट ये जैसलमेर में है, धूड़सर। अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा ये स्थापित किया गया है, धूड़सर सोलर पावर प्रोजेक्ट जैसलमेर वाला। और तीसरा सौर ऊर्जा के बाद में आपका राजस्थान में बायोमास ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा देखिए कृषि अवशेष जैसे चावल की भूसी, सरसों की खल, गेहूं, गन्ना, कपास की डंठल, शहरी कचरा आदि का प्रयोग कर विद्युत ऊर्जा उत्पादन बायोमास ऊर्जा कहलाता है। जो भी कचरा होता है, चावल की भूसी हो, सरसों की खल हो, गेहूं, गन्ना, कपास की डंठल या शहरी कचरा, उसको एकत्रित करके मित्रों विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? बायोमास ऊर्जा कहा जाता है। बायोगैस के मुख्य घटक की बात की जाए तो मीथेन इसमें 65% होता है और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी 30%। बायोगैस के मुख्य घटकों में मीथेन ये है और कार्बन डाइऑक्साइड 30%। वर्तमान में राजस्थान में लगभग 101 मेगावाट विद्युत ऊर्जा उत्पादन बायोमास होता है या इसके द्वारा किया जाता है, जिसका राजस्थान की कुल विद्युत ऊर्जा उत्पादन में 0.56% का योगदान है। तो याद रखेंगे 101 मेगावाट
विद्युत ऊर्जा उत्पादन बायोमास के द्वारा किया जाता है। राजस्थान में बायोगैस के सर्वाधिक संयंत्र की बात की जाए तो ये उदयपुर में स्थापित हैं। और राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू ऊर्जा का सर्वश्रेष्ठ विकल्प क्या है? बायोगैस ही है। जो भी कचरा है उसको जलाते हैं, काम में लेते हैं ऊर्जा के रूप में। राजस्थान में बायोमास संयंत्र देखिए कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ स्थापित किए गए हैं। पदमपुरा बायोमास संयंत्र, ये गंगानगर में है आपका। पदमपुरा बायोमास संयंत्र राजस्थान का पहला बायोगैस संयंत्र है मित्रों। ये पदमपुरा बायोमास संयंत्र गंगानगर, और यह कृषि अवशेष पर आधारित है। जो भी कृषि के अवशेष बचते हैं उनके द्वारा ये तैयार किया जाता है, या बायोगैस बनती है इनके द्वारा। दूसरा खेड़ली बायोमास संयंत्र, यह आपका अलवर में पड़ता है। सरसों की खल पर आधारित है। सरसों की खल पर आधारित संयंत्र खेड़ली बायोमास संयंत्र अलवर। और नेक्स्ट आपका देवली बायोमास संयंत्र टोंक में है। ये देवली बायोमास संयंत्र चावल की जो भूसी होती है उस पर आधारित संयंत्र है देवली। अजमेर बायोमास संयंत्र, ये अजमेर में है मित्रों। अजमेर बायोमास विलायती जो बबूल होती है उस पर आधारित संयंत्र है, विलायती बबूल। बालोतरा बायोमास संयंत्र, यह आपका बाड़मेर में पड़ता है जी। शहरी कचरा आधारित संयंत्र है, शहर का जो भी कचरा है उस पर आधारित है आपका बालोतरा बायोमास संयंत्र। तो मित्रों इनको तो आपको याद रखने पड़ेंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है इनका। रामगंज बायोमास संयंत्र, ये कोटा में है, शहरी कचरा आधारित संयंत्र है। नेक्स्ट देखिए राजस्थान में भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी इन राजस्थान। राजस्थान में भूतापीय ऊर्जा की संभावना माउंट आबू जो आपका सिरोही में पड़ता है तथा पुष्कर अजमेर में है जी। भूतापीय ऊर्जा की संभावना, ये तो आपके गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हो गए। अब देखते हैं मित्रों राजस्थान में परंपरागत ऊर्जा संसाधन। देखिए परंपरागत ऊर्जा धरती के गर्भ में मौजूद जैसे कोयला, पेट्रोलियम, परमाणु ईंधन, गैस, ये सभी समाप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत हैं, और इसलिए इनको क्या बोला जाता है? परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। और इसमें आपका पहला है तापीय ऊर्जा या कोयला आधारित है। तो देखिए इसमें राजस्थान में सर्वाधिक विद्युत ऊर्जा उत्पादन कोयला आधारित तापीय ऊर्जा से होता है, 56% है। राजस्थान में बात की जाए सर्वाधिक विद्युत ऊर्जा उत्पादन कोयला के द्वारा। और राजस्थान में अधिकांश तापीय ऊर्जा परियोजना लिग्नाइट कोयला आधारित है। और ये मैंने आपको बताए थे पीछे वाले टॉपिक में, अगर आपने देखा हो तो। एंथ्रासाइट, बिटुमिनी, लिग्नाइट और पीट, ये कार्बन के 4 प्रकार हैं जिनमें कार्बन की मात्रा के आधार पर इनको नाम दिया गया है। एंथ्रासाइट की बात करें, एंथ्रासाइट में सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा, उसके बाद में बिटुमिन्स में, और उसके बाद में लिग्नाइट में, और लास्ट में आपका पीट आता है। तो ये कार्बन की मात्रा के आधार पर इनको डिवाइड किया गया है। और इसमें देखिए मित्रों लिग्नाइट में जो कार्बन की मात्रा होती है वो कम होती है अपेक्षा एंथ्रासाइड और बिटुमिन्स की। तो लिग्नाइट है ये कोयला यहाँ पर काम में लिया जाता है। राजस्थान में कोयला आधारित तापीय ऊर्जा परियोजना 3 प्रकार की है। 3 प्रकार देखिए कौन कौन से हैं? ये 3 प्रकार हैं मित्रों। सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट, सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट और थर्मल पावर प्रोजेक्ट हैं। ये 3 प्रकार हैं। पहला देखते हैं इसमें सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट। वे तापीय परियोजना जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट या अधिक तथा किसी एक इकाई की उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट या अधिक है, तो वो हैं आपके सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। तो कुल उत्पादन क्षमता की बात की जाए वो तापीय परियोजनाएं जिनमें 1000 मेगावाट या एक इकाई की उत्पादन क्षमता की बात की जाए तो 500 मेगावाट या इससे अधिक है, तो उसको बोला जाता है सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट। राजस्थान के सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट की बात की जाए तो बहुत सारे हैं। देखिए पहला देखिए इसमें सूरतगढ़ है सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट, याद रखेंगे इसको। गंगानगर है राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट लागू किया गया था यहाँ पर गंगानगर में।
और सूरतगढ़ वर्तमान में उत्पादन क्षमता की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी तापीय ऊर्जा परियोजना यहाँ पर है सूरतगढ़ में। इसका नाम दिया गया है सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट। और पहले की बात की जाए तो ये गंगानगर में है। दूसरा है मित्रों छबड़ा छबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट। यह आपका बारां में है और वर्तमान में राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन करने वाली परियोजना है बारां में। नेक्स्ट तीसरा है आपका काली सिंध सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट। ये झालावाड़ में है। काली सिंध सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट झालावाड़। और चौथा है झालावाड़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट। ये भी झालावाड़ में है। पांचवा है बांसवाड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट। ये बांसवाड़ा में है। अब देखते हैं दूसरा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किसको बोलते हैं। सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है वे तापीय ऊर्जा परियोजना जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट या उससे अधिक है, जबकि किसी एक इकाई की उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट या उससे अधिक नहीं है। मित्रों यहाँ पर देखिए, ये ध्यान देने वाली बात है। एक इकाई की बात की जाए तो 500 मेगावाट या उससे अधिक नहीं होनी चाहिए, तो उसको बोलते हैं सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। और ये कौन कौन से हैं देखिए राजस्थान में। कोटा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कोटा, ये 1240 मेगावाट। कवई सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट ये 12 में है, 1320 मेगावाट। इनकी कैपेसिटी दे रखी है, पावर कितना है 1320 है, उसमें 1240 है। दानपुर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट ये बांसवाड़ा में आपका 1320 मेगावाट। नेक्स्ट है कपूरड़ी जालीपा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट बाड़मेर 1080 मेगावाट। और बादरेज सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है ये बाड़मेर में है मित्रों, 1000 मेगावाट बादरेज सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। और तीसरा है आपका थर्मल पावर प्रोजेक्ट वे तापीय ऊर्जा परियोजना जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट या उससे अधिक नहीं है। जिनकी कुल उत्पादन क्षमता ही यहाँ पर 1000 मेगावाट या उससे अधिक नहीं है, तथा किसी इकाई की बात करें तो उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो उसको थर्मल पावर प्रोजेक्ट के तहत रखा जाता है। कौन कौन से हैं देखिए थर्मल पावर प्रोजेक्ट। राजस्थान की बात की जाए तो हाडला थर्मल पावर प्रोजेक्ट बीकानेर में है आपका। गुड्डा थर्मल है पावर प्रोजेक्ट ये भी बीकानेर में है। गिरल थर्मल पावर प्रोजेक्ट बाड़मेर में है। और नेवली थर्मल पावर प्रोजेक्ट ये बीकानेर में ज़्यादा है मित्रों थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। और गिरल आपका बाड़मेर में है। ये देखिए विशेष विशेष पॉइंट आपके लिए रखे गए हैं मित्रों। राजस्थान में कोटा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है बिटुमिन्स कोयला आधारित परियोजना है, तो इसको अलग से याद रखेंगे। बाकी तो लिग्नाइट वाली हैं, लेकिन ये जो राजस्थान में कोटा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है ये बिटुमिन्स कोयला आधारित परियोजना है। राजस्थान में पहला निजी क्षेत्र का तापीय ऊर्जा संयंत्र गुड्डा थर्मल पावर प्रोजेक्ट बीकानेर वाला है। निजी क्षेत्र का तापीय ऊर्जा संयंत्र पहला है मित्रों ये गुड्डा थर्मल पावर प्रोजेक्ट है बीकानेर, और बाकी सरकारी हैं सभी। राजस्थान की पहली गैसीकरण लिग्नाइट तकनीक पर आधारित परियोजना गिरल थर्मल पावर प्रोजेक्ट बाड़मेर है, जो जर्मनी के सहयोग से बनी है। पहली गैसीकरण लिग्नाइट तकनीकी पर आधारित परियोजना गिरल थर्मल पावर प्रोजेक्ट बाड़मेर, और किसके सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से। राजस्थान में सुपर क्रिटिकल सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है जो किसी क्षेत्र के उपक्रम नहीं हैं, उनका संचालन है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड RRVUNL करता है मित्रों। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के द्वारा, जो निजी क्षेत्र के हाथों में नहीं है, चाहे सुपर क्रिटिकल की बात हो, सुपर थर्मल की बात हो या थर्मल पावर की बात हो, तो उनका संचालन जो सरकारी कंपनी है आपके राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड वो करती है। राजस्थान की संयुक्त तापीय ऊर्जा परियोजनाएं देखिए कौन कौन सी हैं। सिंगरौली तापीय ऊर्जा परियोजना ये राजस्थान व उत्तर प्रदेश के द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जा रही है। सिंगरौली तापीय ऊर्जा परियोजना रिहंद
तापीय ऊर्जा परियोजना ये राजस्थान व उत्तर प्रदेश के द्वारा। ऊंचाहार तापीय ऊर्जा परियोजना ये भी राजस्थान व उत्तर प्रदेश के द्वारा। ओरिया तापीय ऊर्जा परियोजना ये राजस्थान व उत्तर प्रदेश के द्वारा। तो याद रखेंगे ये नाम, सिंगरौली, रिहंद, ऊंचाहार, ओरिया, बाकी तो सेम है। तो ये सभी राजस्थान व उत्तर प्रदेश के द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जाने वाली तापीय ऊर्जा परियोजना है। इसके अलावा सतपुड़ा तापीय ऊर्जा परियोजना, सतपुड़ा तापीय ऊर्जा परियोजना मित्रों ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के द्वारा संचालित है, दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से सतपुड़ा तापीय ऊर्जा परियोजना, याद रखेंगे इसको। दूसरा देखिए आपके राजस्थान में प्राकृतिक गैस आधारित तापीय ऊर्जा परियोजना, राजस्थान में प्राकृतिक गैस आधारित। तो ये देखिए ये हैं आपकी रामगढ़ प्राकृतिक गैस परियोजना जैसलमेर में है। राजस्थान की पहली प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना रामगढ़ प्राकृतिक गैस परियोजना है जैसलमेर में। और केशवराय पाटन प्राकृतिक गैस परियोजना आपकी बूंदी में है। कोटा प्राकृतिक गैस परियोजना ये भी बूंदी में है मित्रों। कोटा प्राकृतिक गैस याद रखेंगे इसको, कोटा में नहीं है, बूंदी में है। छबड़ा प्राकृतिक गैस परियोजना ये 12 में है आपकी। जामर कोटड़ा प्राकृतिक गैस परियोजना उदयपुर में है। धौलपुर गैस कार्बाइड परियोजना ये भी धौलपुर में है। तो ये इतनी परियोजनाएं हैं, इनको ध्यान में रखेंगे। किसके द्वारा है? राजस्थान में प्राकृतिक गैस आधारित तापीय ऊर्जा परियोजना है ये सभी। नोट देखिए, विशेष बात लिखी है कि भारत की पहली प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना अंतर प्राकृतिक गैस परियोजना 12 की स्थापना राजस्थान में की गई है। प्राकृतिक गैस परियोजना पहली प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना है ये 12 में जो स्थापित की गई है, परंतु यह राजस्थान तथा मध्य प्रदेश की संयुक्त प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना है। तीसरा है आपका जल विद्युत परियोजना। देखिए राजस्थान में जल विद्युत ऊर्जा से 10.12% विद्युत उत्पादन होता है। तो राजस्थान में जल के द्वारा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है वो 10.12% है। और 3 प्रकार की जल विद्युत परियोजना भी हैं। पहली देखिए राजस्थान की स्वयं की जल विद्युत परियोजनाएं स्वयं के द्वारा। जाखम परियोजना, जाखम नदी प्रतापगढ़, जाखम परियोजना। अन्नास परियोजना अन्नास नदी के द्वारा और बांसवाड़ा में है ये। अन्नास परियोजना अन्नास नदी पर बांसवाड़ा। ये 2 हैं मित्रों स्वयं की जल विद्युत परियोजनाएं राजस्थान की, जाखम और अन्नास, याद रखेंगे दोनों को। राजस्थान की स्वतंत्र साझा परियोजना पहली है भाखड़ा नागल परियोजना। ये सतलज नदी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के द्वारा संयुक्त रूप से, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, सतलज नदी। भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश 17 नवंबर 1955। भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश 17 नवंबर 1955। ये भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है मित्रों, 225 मीटर। भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में है, 17 नवंबर 1955 को स्थापित किया गया। गुरुत्वीय बांध है, सबसे ऊंचा है, 225 मीटर ये ऊंचाई है। नांगल बांध ये आपका पंजाब में है, 1952 जल विद्युत परियोजना। राजस्थान का भाग इसमें 15.52% है नांगल बांध में। दूसरी आपकी व्यास परियोजना, ये व्यास नदी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के सहयोग से बनाई गई है व्यास परियोजना। और बांध देखिए पड़ोह बांध हिमाचल प्रदेश में, जल विद्युत राजस्थान में 20%। पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में, जल विद्युत राजस्थान में 59%। पोंग बांध। तीसरी आपकी चंबल नदी घाटी परियोजना। चंबल नदी घाटी परियोजना, चंबल नदी राजस्थान मध्य प्रदेश के सहयोग से 50-50 दोनों का सहयोग है, 50-50%। गांधी सागर बांध ये मंदसौर मध्य प्रदेश में है, जल विद्युत है। और राणा प्रताप सागर बांध ये राउतभाटा चित्तौड़गढ़ में है। जवाहर सागर बांध बोरावास कोटा। और कोटा बैराज ये कोटा पेयजल एवं सिंचाई के लिए, बाकी ये सभी जल विद्युत के लिए हैं। ऊपर वाले जितने भी हैं, गांधी सागर हो, राणा प्रताप सागर बांध हो, जवाहर सागर बांध हो, और जो कोटा बैराज है मित्रों ये पेयजल एवं सिंचाई के लिए।
चौथी आपकी माही बजाज सागर परियोजना, ये माही नदी राजस्थान और गुजरात दोनों का 55% है। 45% राजस्थान और गुजरात 55%। माही बजाज सागर परियोजना। कडाना बांध गुजरात में, माही बजाज सागर बांध बोरखेड़ा बांसवाड़ा में, और कागदी पिकअप बांध है यह आपका बांसवाड़ा में। ये बांध बनाए गए हैं, कडाना बांध, माही बजाज सागर बांध, कागदी पिकअप बांध। केंद्रीय जल विद्युत परियोजनाएं, केंद्र के द्वारा, तो देखिए जल विद्युत परियोजनाएं कौन कौन सी हैं। सलाल परियोजना चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में, दुलस्ती परियोजना चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में, बगलिहर परियोजना चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में। ध्यान में रखिए मित्रों, बाकी तो ये तो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। उरी परियोजना झेलम नदी जम्मू कश्मीर, तुलबुल परियोजना झेलम नदी जम्मू कश्मीर, चमेरा परियोजना रावी नदी हिमाचल प्रदेश, और नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में। टनकपुर परियोजना ये काली नदी उत्तराखंड में, और टिहरी परियोजना भागीरथी नदी उत्तराखंड। नेक्स्ट देखिए आणविक ऊर्जा परियोजना, आणविक ऊर्जा परियोजना देखिए, या परमाणविक रावत भाटा परमाणु विद्युत ग्रह है, यह आपका चित्तौड़गढ़ में है। रावत भाटा परमाणु विद्युत ग्रह, रावत भाटा परमाणु विद्युत ग्रह भारत का सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर है, जिसमें कुल 8 इकाइयों के संचालन किए जा रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर कौन सा है? रावत भाटा परमाणु विद्युत ग्रह। रावत भाटा परमाणु रिएक्टर की स्थापना की बात की जाए तो 1965 में की गई है, कनाडा के सहयोग से की गई है। याद रखेंगे इसको, इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है इसमें से। रावत भाटा परमाणु रिएक्टर भारत की पहली तथा एकमात्र दाबित भारी जल या गुरु जल या ड्यूटेरियम ऑक्साइड आधारित परियोजना है। भारत की पहली तथा एकमात्र दाबित है जो भारी जल या गुरु जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड जिसको बोला जाता है, उस पर आधारित परियोजना है परमाणु रिएक्टर। बांसवाड़ा परमाणु विद्युत ग्रह यह आपका बांसवाड़ा में है, निर्माणाधीन है भी। तो ये था मित्रों आज का खास टॉपिक है, राजस्थान के ऊर्जा संसाधन, गैर परंपरागत और परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के बारे में अच्छे से आपको बताया, डिटेल इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को शामिल किया गया है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने मित्रों के साथ में शेयर करना, और अपना ग्रुप मित्रों तेज़ गति से बढ़ने वाला है, और यह आप सभी के सहयोग के कारण संभव हो पाया है। इसी प्रकार से अपना सहयोग बनाए हुए रखें और वीडियो के माध्यम से लाभ प्राप्त करते रहें। आने वाले समय में शानदार आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी वीडियो के माध्यम से, और सभी जितने भी टॉपिक करवाए जाएंगे, चाहे क्वेश्चन आंसर वाले हों, तो पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी उसकी। ये एक विशेष बात है अपने ग्रुप की, जितने भी टॉपिक करवाए जाएंगे सभी की पीडीएफ आपको दी जाएगी। और फ्यूचर के अंदर कभी भी इस ग्रुप के द्वारा मेंबर से रुपए ऐंठने का जो कार्य है, जो करते हैं बहुत सारे ग्रुप, ये इसमें बिल्कुल भी नहीं होगा मित्रों, चाहे पीडीएफ की बात हो या अन्य हो। बस आप देखते रहें, सहयोग की भावना के द्वारा ग्रुप को चलाया जा रहा है, जिससे आपका सहयोग हो सके। और मित्रों सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक लगातार पहुंचते रहें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।